हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की इंग्लिश की लेसन नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे हुआ करते थे, किस हिसाब से वो वर्ल्ड फेमस जीनियस बने, उनका जर्नी किस हिसाब से था, उनका लव लाइफ क्या था, उनके फ्रेंड्स कौन थे, किस हिसाब से था, वो उनके बेसिक थिंग्स के बारे में बताया हुआ है लेसन्स के अंदर। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indications that was destined for the greatness. एल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ पे बॉर्न डेट बताया हुआ है 14 मार्च 1879 और उनका बॉर्न है वो जर्मनी की सिटी उल्लेम में हुआ था। बचपन से कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो इतने बड़े बनने वाले हैं एक दिन। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट द एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी मम्मी को लग रहा था कि एल्बर्ट बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। कोई पर्सन है जो अच्छे से कोई काम कर ही नहीं सकता, अच्छा कोई थिंग ही नहीं कर सकता। उनकी मम्मी को ऐसा लगता था। टू हर हिज हेड सिम्स मच टू लार्ज। उनको लग रहा था उनका दिमाग ही नहीं है, उनका दिमाग बड़ा है लेकिन खाली है। एट द एज ऑफ द 2.5 एल्बर्ट स्टिल वॉज इन स्टॉकिंग। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 ईयर के थे तब भी वो बात नहीं करते थे, बोल नहीं पाते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। जब उन्होंने बोलना सीखा तब वो सारी चीज़ें 2 बार ही बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रंस। और आइंस्टाइन को नहीं पता था कि बाकी सारे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हीज प्लेमेट कॉल्ड हिम अ ब्रदर बोरिंग। और बाकी सारे बच्चों के साथ वो घुलते मिलते भी नहीं थे और बाकी सारे बच्चे उनको चिढ़ाते थे कि बोरिंग ब्रदर, मतलब बहुत ही पकाऊ इंसान। सो द यंगस्टर्स प्ले बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। सो वो हमेशा अपने साथ ही खुद ही टाइम स्पेंड करते थे। ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेर आर हर व्हील्स। उनको मैकेनिकल टॉयज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब उनकी सिस्टर्स बॉर्न हुई, छोटी सिस्टर माजा, तो उन्होंने ये बताया, ऐसे बोला कि अच्छा है ठीक है लेकिन इसके व्हील्स किधर है। Headmasters once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. उनके जो टीचर थे वो हमेशा ये कमेंट करते थे कि वो क्या चूज़ करेगा उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सक्सेस भी होगा किसी चीज़ में। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले अ वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन सीखा और वो सीखना चालू किया बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि वो कुछ ना कुछ तो सीखे एटलीस्ट। ही लेटर बिकम द गिफ्टेड एमचर्स वायलिनिस्ट एंड द मेंटेनिंग द स्किल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। और वो बहुत ही अच्छे वायलिनिस्ट बने और बहुत ही अच्छा बजाते थे और उन्होंने पूरी थ्रू आउट द लाइफ ये स्किल को मेंटेन रखा। बट द एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो बहुत ही खराब स्टूडेंट्स नहीं थे। ही वेंट टू द हाई स्कूल इन देन मुनिक वेयर देन आइंस्टाइन्स फैमिलीज हैड मूव व्हेन ही वॉज 15 months old and scored good marks in almost every subjects. आइंस्टाइन खराब बच्चे नहीं थे, लेकिन जब वो हाई स्कूल में आए तो वो उनकी फैमिली जो थी वो शिफ्ट कर चुकी थी मुनिक में जब वो 15 मंथ ओल्ड थे। व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे सारे सब्जेक्ट्स में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशंस। उनको ये स्कूल का सिस्टम ही अच्छा नहीं लगता था। ऑफन उनके टीचर के साथ उनका क्लैश होता रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को ये सब चीज़ें बहुत ही सफोकेटिंग लगी थी। स्टिफलेट का मतलब होता है सफोकेटिंग, बहुत ही ऐसे घुटन जैसा महसूस हो रहा था, तो उन्होंने अपने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस इयर्स एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू द मिलान। और उनके अगले ही साल उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट कर चुके थे एंड लेफ्ट देयर सन विद द रिलेटिव्स। और उन्होंने अपने बच्चे को अपने रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue to education in the German-speaking Switzerland in the city, which was a more liberal than Munich. उनको ऐसा लगा आइंस्टाइन को कि उनको पढ़ना है, लेकिन उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स उनको पढ़ना है। उनको जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड की एक कॉलेज में एडमिशन लेना था जो एटलीस्ट मुनिक तो थोड़ी इलिबरल थी, मतलब वहाँ पे थोड़ी छूट छाट थी। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. After finishing school, he decided to study the university in Zurich. But the science wasn't the only things that appeals to the dashing young man with an walrus mustache. आइंस्टाइन एक्चुअली बहुत ही अच्छे थे मैथ्स में और फिज़िक्स में। जैसे ही उनकी स्कूल ख़त्म हुई उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ुरिक की यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो साइंस था सिर्फ वो एक चीज़ नहीं थी उनके लिए, क्योंकि साइंस के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं। तो ही वॉज जस्ट डैशिंग विद द अदर सब्जेक्ट्स दैट जब आप स्कूल में होते हो तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी कंपेयर करना होता है। इफ़ यू जस्ट गुड इन द ड्राइंग और इफ़ यू जस्ट गुड इन द मैथ्स ओनली एंड इफ़ यू जस्ट गुड इन द साइंस और द अलोन इन द इंग्लिश ओनली, तो बाकी सारे आपको सब्जेक्ट्स तो कंपेयर करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आइंस्टाइन को यहाँ पे आ रही थी।
He also felt a special interest in then fellow students. Milava Mariek, उनकी एक दोस्त हुआ करती थी मिलावा मैरियक फ्रॉम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिनको आइंस्टाइन बहुत ही क्लेवर लगते थे. दिस यंग स्टब्स हैज कम टू द स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन द यूरोप वेयर द वुमन कुड गेट द डिग्री. और फिर उन्होंने दोनों ने स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख से आगे की डिग्री पढ़ने की यहाँ पे उन्होंने सोची. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family at the university with whom he was constantly at the odds. उनकी फैमिली के साथ उनका सिर्फ और चलता रहता था, मतलब उनकी ज़्यादा अच्छे बनती नहीं थी. सिर्फ मिलावा मैरियक थी जो उनकी जो ये बिहेवियर था, उनका जो थिंग्स था वो समझती थी, और उनको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी था. उनको बाकी सारी चीज़ों में, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक में इतना कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था. Fell in love. Letters survive in which they put their affections into the words, mixing science with the tenderness. दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक के बारे में बात की जा रही है. उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया एक दूसरे को, जिसके अंदर साइंस, टेंडरनेस, लव उसके बारे में था. सो वो लोग साइंस को और जो प्यार भरी बातें हैं उनको मिक्स करके एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे. व्रॉट आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन द रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन्स. वो अपने लेटर में कुछ इस हिसाब से लिखा करते थे कि मैं बहुत ही खुश हूँ, कितना प्राउड फील कर रहा हूँ जब हम दोनों अपने काम को, अपने रिलेटिव को एक कंक्लूजन पे लाएंगे, जब हम लोग की जीत होगी, जब हम लोग मिलेंगे. At the age of 21, the Albert was a university graduate and unemployment. जब 21 साल के हुए 1900 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो ग्रेजुएट तो थे लेकिन उनके पास कुछ काम नहीं था. ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचर के असिस्टेंट की एज अ जॉब की, एंड गिव द प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन एन पैटेंट ऑफिस इन बर्न. यहाँ पे पैटर्न ऑफिस बर्न में उन्होंने थोड़े वक्त तक टीचिंग असिस्टेंट करके अपनी एक जॉब हासिल कर ली 1902 में. 2 साल में वहाँ पे वो टेक्निकल एक्सपर्ट के एज उन्हें जॉब मिल गई. वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट. जब लोग बाकी सारी चीज़ों में बिजी थे, वहाँ पे आइंस्टाइन अपने ओन डेवलपमेंट में बिजी थे. उनको अलग अलग आइडिया आने लगी सीक्रेटली, सब चीज़ें इवॉल्व होने लगी, डेवलपमेंट होने लगा उनके ब्रेन का. ही सेड टू हैव अ jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of the Theoretical Physics. वो अपने डेस्क को एक ब्यूरो बताने लगे थियोरेटिकल फिजिक्स का, मतलब वो ऐसी चीज़ें जहाँ पे वो नई नई चीज़ें इनोवेट करने लगे, तो उनको जोकिंगली अपने डेस्क ड्रॉवर को ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स बताने लगी. वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिव. 1905 में आइंस्टाइन की बहुत ही अच्छी थियोरी, दैट इज अ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे आया, जो न्यूज़पेपर में छपी थी. अकॉर्डिंग टू द विच द टाइम एंड द डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. जो टाइम और डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है. इंडिड two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after the journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उनके ये थियोरी ऑफ द रिलेटिव में ऐसा शो किया कि जो 2 क्लॉक है जो चलती तो एक साथ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे एक क्लॉक की रफ्तार दूसरी क्लॉक की रफ्तार से तेज़ हो जाती है और एक अलग ही कंक्लूजन पे आती है. उनकी थ्योरम ये शो किया कि जो 2 क्लॉक है जो सेम टाइम शो करती है वो कभी कभी एक डिफरेंट कंक्लूजन पे आ जाती है. फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला. उनके ऊपर से उन्होंने वर्ल्ड की सबसे फेमस फार्मूला उनका डिस्क्रिप्शन दिया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिसकी वजह से मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन पता पड़ा, दैट इज E इज इक्वल टू mc². इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E का मतलब होता है एनर्जी और M का मतलब होता है मास, और जो C होता है वो लाइट की स्पीड को शो करता है वैक्यूम के अंदर लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. When you sit with the nice girl for the 2 hour, it seems like a 2 minutes. When you sit on the hot stove for the 2 minutes, it seems like a 2 hour. That's relativity. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सजेस्ट किया था. उनका एक कहा हुआ एक लाइन है कि जब आप बहुत ही अच्छी लड़की के साथ बैठते हो ना, तो वो 2 घंटे भी आपको 2 मिनट की तरह लगता है, लेकिन अगर आप स्टोव के ऊपर बैठे हो तो आपको 2 मिनट भी 2 घंटे की तरह लगेंगे. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी में फिज़िक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी थे, वहाँ पे उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, लव लाइफ थी, वो धीरे धीरे गिरने लगी. Albert had wanted to marry the Milava Wrights after finishing his studies, but his mother was against it.
मिलावा को उनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलावा से शादी करनी थी उनकी स्टडी के बाद, लेकिन उनकी मम्मी बीच में रुकावट डाल रही थी, उनकी शादी के खिलाफ थी. शी थॉट द मिलावा हु वाज 3 years older than her sons was too old for them. एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी को लगता था कि जो मिलावा है वो उनसे 3 साल बड़ी है और 3 साल बड़ी लड़की से कैसे शादी कर सकते हैं, तो मिलावा उनसे बहुत बड़ी है, तो यही चीज़ पे वो दोनों की शादी नहीं होने दे रही थी. शी वॉज ऑल्सो बॉदर बाय द मिलावा इंटेलिजेंस, और वो मिलावा की इंटेलिजेंस से भी थोड़ा टेंशन में थी. शी इज़ द बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. उनकी मम्मी हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी कि आइंस्टाइन भी बुक में डूबा होता है और मिलावा भी बुक में डूबी होती है, तो उन्होंने कमेंट करके बोला कि वो भी तो तुम्हारी तरह ही है, बुक में पूरा टाइम पड़ी रहती है, डूबी रहती है. और आइंस्टाइन ने वो शादी को वही रोक दिया और शादी नहीं करने का फैसला किया. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद उन्होंने फाइनली 1903 में शादी कर ली जनवरी में, एंड 2 बच्चे हुए उनके. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टेड. 2 साल के बाद, कुछ ही साल के बाद एक्चुअली उनकी शादी खराब हो गई, उनकी शादी वीक पड़ने लगी. मिलावा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. धीरे धीरे उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था शादी के बाद वो कम होने लगा, उनका इंटरेस्ट जाने लगा सब चीज़ों से, और वो बहुत ही ख़राब हाउसवाइफ में कन्वर्ट हो गई. मतलब वो बहुत ही अनहैप्पी हाउसवाइफ, खराब हाउसवाइफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शी बिकम अ वेरी अनहैप्पी. जब एक एम्बिशियस वुमन एक मैरिड लाइफ में आती है तो उसके कुछ एम्बिशंस, गोल जो होते हैं वो जो पीछे छोड़ के आती है, तो यहाँ पे मिलावा के साथ भी सेम चीज़ होती है कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ शादी तो कर लेती है, लेकिन उनका करियर पीछे छूट जाता है, तो उसके अंदर वो अंदर जलती रहती है. सो शी बिकम द अनहैप्पी हाउसवाइफ. आफ्टर द ईयर ऑफ द कॉन्स्टेंट फाइटिंग, थोड़े साल तक दोनों के बीच में बहुत जमकर लड़ाई होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलावा के बीच में. तो फाइनली 1919 में दोनों कपल डिवोर्स ले लेते हैं. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन्स एल्सा द सेम ईयर, और जो आइंस्टाइन है वही साल में अपनी कजिन एल्सा के साथ शादी कर लेते हैं. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर्स कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, और तब तक 1915 तक आइंस्टाइन पूरे वर्ल्ड के लिए एक नया रोशन चेहरा बन चुका होता है. 1915 में ही हैड पब्लिश हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. 1915 में उनकी जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी होती है वो पब्लिश होती है, विच प्रोवाइडेड द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का एक नया डेफिनेशन लेके आता है. एंड इक्लिप ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और जो सन का इक्लिप होता है वो टाइम पे ये उनकी फॉर्मूला और ये उनकी थियोरी से ये एक्यूरेसी नापी जा सकी 1990 में. Einstein had correctly calculated in the advanced extensions which the light from the fixed stars would be deflected through the sun gravitational field. उनके फॉर्मूला और उनकी थियोरिटी के बेस ऑन जो स्टार है उनकी लाइट किस हिसाब से सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर आएगी, किस हिसाब से डिफ्लेक्ट होगी, उनका कैलकुलेशन एकदम राइट, एडवांस में राइट होने लगा. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने मोहर लगा दी कि उनका साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, ये एक साइंटिफिक करामत है. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इन 1921, और इनके लिए उन्हें एक नोबेल प्राइज दिया गया 1921 में. ही वॉज शोवर्ड विद द ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस. उनको पूरे वर्ल्ड में बहुत ही नामना मिली, लोग उन्हें बुलाने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, और बहुत सारी जगह से उन्हें ऑनर मिले, इन्विटेशंस मिलने लगे. When the Nazis comes to the power in then Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. जब नाजीज आए 1933 में, तो जो आइंस्टाइन्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट कर गए. 5 years के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन्स इन देन बर्लिन एंड अमेरिकन फिजिस्ट इन देन अप्रोडेड, उन्होंने फिर वहाँ पे जाके न्यूक्लियर फिजन्स की डिस्कवरी की जो सारी दुनिया में तहलका मचा चुकी थी. मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम देयर फिजिज्म्स एंड जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. और सबको डर लगने लगा कि ये जो न्यूक्लियर फिजन का उन्होंने आइडिया निकाला है, नाजिस कहीं उसका यूज़ करके एटॉमिक बॉम्ब ना बना दे. At the urging of the college, the Einstein brought the letter to the American President Franklin D. Roosevelt on then 2nd August 1939. Einstein ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर in which he warned a single bomb of this type exploded in then port. ऐसे टाइप का एक जो बॉम्ब है वो पोर्ट को तोड़ने के लिए, तबाही करने में काफ़ी है, might very well destroy the whole port together with the sum of the surrounding theory. टेरिटरी एक्चुअली जो ये बॉम्ब है, ये एक बॉम्ब है, वो पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है. उन्होंने लेटर में लिखा था, हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट.
उनके जो वर्ड्स थे उन्होंने काफ़ी इफेक्ट करी प्रेसिडेंट के ऊपर। द अमेरिकन डेवलप एटॉमिक बॉम्ब इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट्स ऑफ देयर ओन, और अमेरिकन ने ये फॉर्मूला यूज़ करके एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट किया एंड ड्रॉप्ड इट इन जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 में अमेरिका ने जापान के सिटीज़ में हिरोशिमा और नागासाकी पे यही बॉम्ब गिराया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सचेंज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा कि उनकी थियोरी किसी ऐसी इन्वेंशन के लिए गई, क्योंकि आइंस्टाइन ऑलरेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट को वार्न किया था कि इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वन। दिस टाइम ही वॉज wrote a public missive to the United Nations. In he proposed the formation of the world government, unlike the letter to Roosevelt. This one made no impact. उन्होंने वापस एक लेटर लिखा लेकिन इसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिशियन। फिर धीरे धीरे आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। एगिटेशंस ऑफ एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू द कैंपियन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी को वर्ल्ड के अंदर पीस और डेमोक्रेसी लाने में यूज़ की। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and the world citizen as much as a scientific genius. 1955-76 को उनकी डेथ हो गई और फिर वहाँ से उन्हें एक विजनरी मानने लगा कि उनके पास कल को देखने का एक विजन था और वर्ल्ड के ऐसे सिटीजन जिनको साइंटिफिक जीनियस का दर्जा दिया गया। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।